जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी और निरक्षी स्थिति में तीव्रता। तो आपको एक बार पुनः मैं याद दिला दूं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये इसका एक आवेश प्लस क्यू है, एक आवेश माइनस क्यू। अच्छी स्थिति का मतलब ये इसका अक्ष है। ठीक है। अच्छी स्थिति में अगर कोई बिंदु यहाँ पी है तो इस बिंदु पी पर जो परिणामी तीव्रता ई आया था, यानी इन दोनों के कारण जो परिणामी तीव्रता ई था, उसका डायरेक्शन ए बी के अनुदिश था या बी ए के अनुदिश, बी से ए की तरफ। ठीक है। बी ए के अनुदिश। ठीक है। यानी इसके अक्ष के अनुदिश इस डायरेक्शन में था। लेकिन अगर यही हम लोग निरक्ष पर निकाले थे तो परिणामी तीव्रता का दिशा जो था वह ए बी के पैरेलल था, यानी इस डायरेक्शन ऐसे। ठीक है। तो अच्छी और निरक्षी स्थिति में ये बात हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। तो ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। पहले फिगर समझ लेंगे हम लोग। तो देखिए, हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी मानेंगे जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, पी होगा। ठीक है। और इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी होगा जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर पी यानी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण पी को दो घटकों में वियोजित करेंगे। दो घटकों में क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। एक घटक होगा ओपी के अनुदिश, यानी इस ओपी लाइन के अनुदिश एक घटक होगा। ठीक है। और एक घटक होगा इस ओपी लाइन के लंबवत, ये वाला। ठीक है। तो अगर हम लोग ये कोण थीटा मान लेंगे तो इस घटक का नाम हो जाएगा पी कास थीटा और इस घटक का नाम हो जाएगा पी साइन थीटा। थीटा से सटा हुआ घटक कास थीटा होता है और दूसरा घटक जो होता है साइन थीटा होता है। ठीक है। अब देखिए, इस घटक के कारण, यानी जो पी कास थीटा है, इस द्विध्रुव के इस घटक के कारण यहाँ पे तीव्रता हम लोग मानेंगे E1। और E1 का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस घटक के अक्ष के अनुदिश होगा, क्योंकि ये आपका इसी टाइप अच्छी स्थिति वाला स्थिति यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। यानी ये बिंदु इस द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव के इस घटक के लिए क्या है, अक्ष पर है। ठीक है। तो इसके कारण तीव्रता का जो दिशा होगा इसके अक्ष के अनुदिश ऐसे होगा। ठीक है। लेकिन इस घटक के लिए ये बिंदु निरक्ष पर है, इस द्विध्रुव के घटक के लिए क्या है, निरक्ष पर है। तो इसके लिए जो दिशा होगा वह इसके समांतर, यानी ये इसको समझिए कि ये ऐसे है, इसको ऐसे हो गया है, यानी यहाँ वाला धन आवेश यहाँ है तो धन आवेश से ऋण आवेश के समांतर, यानी इसके समांतर यहाँ से ऐसे होगा E2। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को फिगर समझ में आ गया होगा। ठीक है। और इन दोनों का परिणामी जो है वह E है। ठीक है। हमें इसी E का क्या करना है, फार्मूला प्राप्त करना है। ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग और उसमें भाषा लिखिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वायु अथवा निर्वात में स्थित है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। खड़ी पाई के बाद लिखिएगा, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। इतना लिखने के बाद ये फिगर आप लोग बना लेंगे। ठीक है। और फिगर बनाने के बाद फिर इसके नीचे लिखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एक वेक्टर राशि है। खड़ी पाई। इसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। इसको दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। खड़ी पाई। किसको, P को। ठीक है। दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। खड़ी पाई वाला लिखिएगा। एक घटक P कास थीटा, एक घटक P कास थीटा जो OP के अनुदिश है, जो OP के अनुदिश है, तथा दूसरा P साइन थीटा, तथा दूसरा P साइन थीटा जो OP के लंबवत है,
जो OP के लंबवत है। ठीक है, फिर लाइन चेंज करके लिखिए खड़ी पाई के बाद। माना P cos थीटा व P sin थीटा के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। तो के बाद डैश दे दीजिएगा, और डैश देने के बाद लिखिएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान RQ। तो ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं भाई? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान RQ। तो देखिए, आपको बता चुके हैं कि इस घटक के लिए ये बिंदु अक्ष पर है, और अक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत द्विध्रुव का तीव्रता क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान RQ। ये फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन ये उस द्विध्रुव के लिए होता है जिसका आघूर्ण P है। लेकिन इस घटक के कारण, इस वाले घटक के कारण P cos थीटा, यानी इस द्विध्रुव का, इसको हम लोग दो भागों में तोड़े हैं। एक भाग है P sin थीटा, एक भाग है P cos थीटा। तो इस द्विध्रुव का आघूर्ण है P cos थीटा, ठीक है। और इसके अक्ष पर ये बिंदु स्थित है, यानी अगर हम लोग इसके कारण तीव्रता यहां लिखेंगे तो P के जगह पर क्या रखेंगे? P cos थीटा, यानी ये P के जगह पे है P cos थीटा, ठीक है। तो ये इस वाले घटक के कारण यहाँ पे तीव्रता E1 का मान इतना होगा, ठीक है। E2 का मान कितना होगा भाई? तो E2 जो है इस घटक के कारण तीव्रता है, ठीक। और इस घटक के लिए ये बिंदु निरक्ष पर है, तो निरक्ष पर तीव्रता कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे P की जगह पे क्या रखा जाएगा? P sin थीटा, क्योंकि ये जो घटक है इसका आघूर्ण है P sin थीटा। तो P की जगह पर रखेंगे हम लोग P sin थीटा। तो ये तो E1 व E2 का मान हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि परिणामी तीव्रता बिंदु P पर क्या होगा। तो कहेंगे चूंकि E1 व E2 परस्पर क्या है? लंबवत है। E1 व E2 क्या है? परस्पर लंबवत। कैसे लंबवत हैं भाई? तो देखिए, ये दोनों घटक जिसको हम लोग वियोजित किए हैं, ये दोनों घटक क्या हैं? लंबवत घटक हैं, ठीक है। ये घटक इस घटक के क्या है? लंबवत है। इसलिए देखिए, इसके पैरेलल ये है, ठीक है, और इसके पैरेलल ये है, तो ये दोनों भी लंबवत होंगे, ठीक है। तो वही हम लोग कहेंगे कि चूंकि E1 व E2 परस्पर लंबवत हैं, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा? E बराबर होगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। आपको हम बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में कि अगर दो तीव्रताएं परस्पर लंबवत हों तो उनके परिणामी का जो परिमाप होगा वह E बराबर होगा अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग E1 E2 का मान रखेंगे। E1 E2 का क्या करेंगे? मान रखेंगे। तो अंडर रूट E1 का मान कितना है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान RQ। ये तो हो गया आपका E1 का मान, और चूंकि E1 पर स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस E2 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बट्टे RQ, और इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, ये E1 का मान रख दिए हम लोग यहाँ से, और ये E2 का मान रख दिए यहाँ से, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देंगे, जो भी चीज कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। जैसे देखिए, ये पूरे का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी पूरे का होल स्क्वायर है,
तो कॉमन क्या चीज मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी और आर क्यू, ये जितना कॉमन है ये सब क्या हो जाएगा, कॉमन होगा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ कॉमन होगा, और स्क्वायर जब कर्णी से बाहर निकलेगा तो उसके लिए स्क्वायर के साथ कर्णी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी बाहर आपका क्या निकल जाएगा, कर्णी से बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी और बट्टे में क्या निकलेगा, आर क्यू। ये इतना आपका टोटल दोनों में से क्या होगा, कॉमन होगा, और स्क्वायर होने के कारण ये रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो रूट के अंदर क्या बचेगा भाई, यहां पर बचेगा 2 और कास थीटा, और 2 कास थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और कास का हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल पी साइन थीटा, ये और ये तो बाहर हो चुके हैं, तो बचेगा पी साइन थीटा, पी भी बाहर हो गया, साइन थीटा, केवल साइन थीटा बचेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यू अंडर रूट, ध्यान से समझिएगा, यह है 4 कास स्क्वायर थीटा। अगर हम इस 4 कास स्क्वायर थीटा को तोड़ के लिख दें 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, बात समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 कास स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख दें 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो कोई अंतर है, इसके आगे कुछ नहीं टेक है, ठीक है। तो 3 कास स्क्वायर थीटा और 1 कास स्क्वायर थीटा जुड़ के क्या हो जाएगा, 4 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इस एक को जो तोड़ के अलग करेंगे कास स्क्वायर थीटा, और उसके साथ हम लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर इसका एक कास स्क्वायर थीटा अलग करके हम लोग लिख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस आपका यहाँ से बच जाएगा 3 कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तीव्रता का सूत्र, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा द्विध्रुव के कारण, उसका ये क्या होगा, फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में अगर आप थीटा के जगह पर 0 अंश रख देंगे तो अच्छी स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो तीव्रता का फार्मूला था वो प्राप्त हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं, काश 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 3 का 1 के साथ गुणा होगा 3 होगा, और जुड़ेगा 1 उसमें तो 4 होगा, 4 का रूट निकल के आएगा 2, और 2 यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2p हो जाएगा। तो क्या आपका वो अच्छी स्थिति वाला फार्मूला नहीं प्राप्त हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बट्टा आर क्यू, ठीक है। और अगर निरक्षी वाला प्राप्त करना है तो थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, 90 अंश, इस थीटा के जगह पे 90 अंश हो जाएगा। तो काश 90 अंश का मान 0 होता है, 0 के कारण ये 3 के साथ गुणा होकर 0 कर देगा, यानी केवल अंडर रूट के अंदर 1 बचेगा, और उस 1 का रूट भी 1 होगा, और 1 का गुणा p में होगा तो p, यानी केवल इतना ही आपका बचेगा। तो निरक्षी में यही तो होता है तीव्रता का सूत्र, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यू, ठीक है। तो इससे हम लोग अच्छी और निरक्षी दोनों फार्मूलों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो परिमाण निकल गया। अब हम लोग दिशा की बात कर लेते हैं, दिशा कि इसका दिशा क्या होगा भाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग मान लेंगे कि यदि OP से, तो यहां पे आप लोग भाषा लिख लीजिए थोड़ा सा, माना परिणामी तीव्रता E OP से कोण फाई बनाता है, OP से या OP के अनुदिश, यानी इस रेखा के अनुदिश कोण कितना बनाता है, फाई बनाता है। तो tan फाई बराबर हो जाएगा आपका E2 अपान E1, ध्यान से समझिएगा, ये E2 है, E2 का मतलब इसका परिमाण इतना होगा, ये तीर का निशान केवल दिशा बता रही है, यानी ये लंबाई अगर E2 है तो ये लंबाई भी क्या होगा, E2, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक E1 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी क्या है, E1 लंबाई होगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये E2 है तो ये E2 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग लिखें tan फाई बराबर, तो tan फाई बराबर होगा लंब बट्टा
आधार, तो इस फाई के सामने ये लंब होगा और इसका मान कितना होगा E2, ये E2 है तो ये भी E2 होगा, यानी ये लंबाई E2। तो tan फाई बराबर लंब यानी E2 बटे आधार, आधार ये होगा यानी E1, तो E2 बटे E1। और इस E2 में अगर E1 से भाग देंगे तो आप देखिए क्या बचेगा, ये इस वाले में इससे भाग देना है, ठीक है, यानी ये अंश में होगा और ये हर में होगा, ठीक है। E2/E1 है ना, तो ये अंश में होगा और ये हर में होगा, ठीक है। तो काटेंगे हम लोग, तो देखिए ये पूरा कट जाएगा, RQ कट जाएगा, P से P कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ 2 है तो ये 2 कहाँ बचेगा, हर में बचेगा ना, क्योंकि E1 हर में है, तो 2 हर में बचेगा, ठीक। और कास थीटा हर में बचेगा, ठीक है। और ये साइन थीटा कहाँ बचेगा, अंश में, क्योंकि E2 ऊपर है, तो ये आपका यानी ये हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/2। देखिए ये E2 अंश में है ना, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये तो पूरा कट गया है, ठीक है, यहाँ 1 है, ठीक, तो 1 और ये हर में है तो इसका 2, तो 1/2, ठीक है। और फिर E2 का ये साइन ऊपर बचेगा, नीचे कास बचेगा, यानी साइन थीटा बटे कास थीटा, यही बचेगा। और ये हो जाएगा आपका 1/2, ये 1/2, और ये साइन थीटा बटे कास थीटा को हम लोग लिखेंगे tan थीटा, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अतः tan फाई बराबर 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा। तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे, दिशा ज्ञात कर लेंगे, इससे क्या कर लेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।